बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है पेन और पेन मैनेजमेंट विद द नेचुरल मेडिसिन या नेचुरल प्रोडक्ट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा अद्वियात पेन से मुतालिक ही फ़रोख्त होती हैं। पेन एक ऐसी सिम्टम है जिसमें आदमी फौरी इलाज के लिए मुआलिज के पास रुजू करता है या सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट या अंडर डायग्नोज्ड मेडिकेशन भी पेन से मुतालिक होती है। लिहाजा मुआलिजीन को चाहिए कि सबसे पहले पेन की पैथोफिजियोलॉजी और उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर तवज्जो दें ताकि सही पेन किलर चूज करके मरीज को शिफा याब किया जा सके। पेन कैसे शुरू होता है? हमारी बॉडी सेल्स से बनी है और सेल्स के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें दुनिया की बहुत बड़े कुदरत के शाहकार वाक़ है। सेल के अंदर कोई भी चीज दाखिल होती है, अल्लाह ताला ने उसके लिए स्पेशल गेट लगाए हैं जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। किसी चीज का सेल में दाखिल होना या सेल के अंदर से बाहर आना या बाहर से अंदर जाना स्पेसिफिक मैकेनिज्म रिसेप्टर्स के पाथवे के जरिए से मुमकिन होता है। हिस्टामिन रिसेप्टर्स, अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, गर्स के हजारों किस्म के रिसेप्टर्स एक सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जब भी कहीं ब्रेक होती है तो एक केमिकल एराकिडोनिक एसिड बनता है और ये एराकिडोनिक एसिड के जरिए से एक एंजाइम और आगे चल के इसको प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेन में जाके पेन की सिम्टम्स पैदा करता है। इसके अलावा स्वेलिंग, इरिटेबिलिटी और मुख्तलिफ किस्म के और फीवर जैसी सिम्टम्स भी पैदा करता है। लिहाजा जितनी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं वो स्टेरॉइड्स कहलाती हैं जो एराकिडोनिक एसिड को बनने नहीं देती। जब एराकिडोनिक एसिड नहीं बनता तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनता और पेन की सिम्टम्स रिलीफ हो जाती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सेल इंजरी कंटिन्यू रहती है। स्टेरॉइड के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो मुआलिजीन उनसे बचने के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल कराते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से जीआई ब्लीडिंग और मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट पैदा करती हैं जिसको मुआलिज एसिटामिनोफेन से रिप्लेस करते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन की ब्रेन में एंट्री बंद कर देता है। एक पाथवे जिससे केमिकल मीडिएटर्स कहते हैं जिसमें स्टेरॉइड, एनसैड्स और एसिटामिनोफेन हैं, और इसके अलावा पेन का एक पाथवे रिसेप्टर पाथवे है जिसमें सेल के ऊपर एक मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जब ये पार्ट डैमेज होता है तो पेन होता है और ये वेगस नर्व के जरिए होता है और यहाँ पर मस्क्यूरिनिक ब्लॉकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे स्कोपोलामीन, हायोसिन। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहलाती हैं। ये पेन रिलीफ का काम करती हैं, लेकिन अगेन जब तक के स्पाज्म और कॉजेटिव एजेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को ब्लॉक ना किया जाए इन ड्रग्स को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि डिजीज रिलैप्स होती रहती है। इसके अलावा जब लॉन्ग टर्म ये प्रैक्टिस चलती है तो नर्व के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स पड़ते हैं और ये न्यूरोजेनिक ड्रग्स देने से नर्व में न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, न्यूराइटिस हो सकता है, न्यूरेल्जियाज हो सकते हैं। ये सारे के सारे अगेन नर्व कंप्रेशंस करके पेन का बाइस बनते हैं। ऐसी सूरत में पेन किलर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ दिए जाएंगे। न्यूरोपैथीज में हम विटामिन B12 इस्तेमाल करते हैं जो डीमाइलिनेशन को रोकता है। इसके अलावा न्यूराइटिस के अंदर हम ओपाइड डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के अल्फा 1, अल्फा 2 ब्लॉकर्स भी बाज़ोकात यूज़ किए जाते हैं। और न्यूरल्जियास के साथ न्यूराइटिस जो है वो बहुत शदीद पेन होता है और न्यूराइटिस के पेन किसी एनसैड या स्टेरॉइड्स या किसी H2 ब्लॉकर या अल्फा 1 ब्लॉकर से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो यहाँ पर ओपाइड डेरिवेटिव्स या मॉर्फिन जैसी ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि आर्जी अफाका देती हैं, लेकिन डिजीज़ रिलैप्स होती रहती है अनटिल के हम कोई सही डायग्नोसिस ना बनाएं। एक और एस्पेक्ट पेन का हिस्टामीन है। हिस्टामीन हमारे मास्ट सेल्स के अंदर मलफूफ होती है और जैसे ही मास्ट सेल ब्रेक होते हैं सेल इंजरी की तरह हिस्टामीन बाहर आती है और ये अपने रिसेप्टर्स पे अटैक करके पेन क्रिएट करती है, मुख्तलिफ किस्म के पेन क्रिएट करती है। इसके बॉडी में मुख्तलिफ हिस्सों में रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर्स पर जब हिस्टामीन अटैक करती है तो वेजोडाइलेटेशन होती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और वेजोडाइलेटेशन से पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, बीपी लो हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं और बाज़-औक़ात गशी भी हो जाती है। और जब H2 रिसेप्टर पर अटैक होता है तो सीने में जलन, अल्सर, पेप्टिक अल्सर जैसी अलामतें पैदा होती हैं और H3 रिसेप्टर पर अटैक होने से जिस्म में खारिश होती है, सांस की तंगी होती है। लिहाजा हम H1, H2, H3 ब्लॉकर्स देके अर्ली सिम्टोमेटिक रिलीफ तो ले सकते हैं, सिम्टोमेटिक पेन तो रिलीफ कर सकते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली
डायग्नोस करना होगा कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर जब तक नहीं दिए जाएंगे सिम्टम्स रिलैप्स करती रहेंगी। इसी तरह से पेन का एक चैप्टर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से यूरिक एसिड बनता है, फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करने से फैटी एसिड, एलडीएल वगैरह ज़्यादा बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से डायबिटिक हो जाता है पेशेंट, केटोन बॉडी ज़्यादा बनती हैं। ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो जब तक कि हम सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मेटाबोलाइट्स पेन करते रहेंगे। लिहाजा सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर और एंटी मेटाबोलाइटिक्स और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का कानून कुदरत ने ये वजह किया है कि पहला मौसम नेचर ने सर्द खुश्क बनाया, खिज़ां बहार का। जब ये खुश्की बढ़ जाती है तो कुदरत इसको गर्म मौसम में कन्वर्ट कर देती है। अप्रैल से अगस्त तक मौसम गर्म हो जाता है और गर्मी जब बढ़ती है तो वो सेल इंजरी कॉज करती है, तो नेचर इसको बरसात से रिप्लेस कर देती है और बरसात सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम करती है। लेकिन जब बरसात ज़्यादा हद से बढ़ती है तो वो सेल इंजरी और मास्ट सेल इंजरी करती है तो नेचर इसको कोल्ड कर देती है, और जब ये कोल्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर सेल इंजरी शुरू हो जाती है, मास्ट सेल इंजरी, तो नेचर इसको ड्राई की तरफ ले आती है। तो यहाँ से मालिजीन ने ये सबक अखज़ किया कि खुश्की का इलाज गर्मी से किया जाए, गर्मी का इलाज तरी और सर्दी से किया जाए, तरी सर्दी का इलाज खुश्की से किया जाए। लिहाजा नेचर ने जितने एलिमेंट्स बनाए वो भी इसी नेचर पे बनाए। कैल्शियम को ड्राई नेचर पे भी रखा यानी चूने की हालत में, हॉट स्टेट में भी रखा यानी पपीते की हालत में, और मॉइस्ट एंड कोल्ड यानी दूध और मुख्तलिफ किस्म के हजरियात में भी रखा। ऐसे पोटेशियम को काली मिर्च में, खजूर में, सब्ज़ पत्तों में, आयोडीन को फालसे में, जामन में, चेरी में, मछली में, हर एलिमेंट की टेम्परामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की गई। तो जब भी कोई चीज़ टेम्परामेंट के एतबार से माहौल, मौसम, मिजाज के हिसाब से दी जाएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम करेगी, थेरेपेटिक या न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स रखेगी, और जब वो टेम्परामेंट और कानून के बगैर दी जाएगी तो वो सेल इंजरी कॉज करेगी। लिहाजा वो पेन जो चलने फिरने से बढ़ जाएं और रेस्ट करने से बिल्कुल ठीक हो जाएं, ये ड्राई पेन है, इसको हमेशा हॉट चीज़ों से ट्रीट करना होगा। वो पेन जो चलने फिरने से बढ़ जाएं, रेस्ट करने से 50% ठीक हो जाएं, ये हॉट एंड मॉइस्ट पेन है। इसके अंदर मॉइस्ट एंड कोल्ड चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो पेन जो रेस्ट करने से बढ़ जाएं और मूवमेंट करने से ठीक हो जाएं, मसाज करने से ठीक हो जाएं, इसमें ड्राई चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, और इनको हम बलगमी दर्द या इनको हम फ्लेगमेटिक पेन भी कहते हैं। लिहाजा अतिबा इकराम ने जितनी भी अद्वियात डिज़ाइन की वो टेम्परामेंटल बेस पे की। तो बलगमी दर्दों के लिए अतिबा इकराम ने अतिफ़ुरुस्त क़ुद्दूस, हुजाई, तांजिल, हब्ब अहमर, अब अकॉर्डिंग टू सिस्टम अतिबा इकराम इन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं, और ये फिर सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र और मास्ट सेल स्टेबलाइज़र का रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से सौदावी दर्दों में सुरंजान, फ्लासफा, जंजबील, चोपचीनी और जालीन का मसाज करना इंतहाई मुफीद साबित होता है। और सफरावी दर्दों में खमीरा खशखास, अल्सरैन, इंदमाली, हमदर्द घुट्टी, हब्ब अज़गन और रोगन काहू, रोगन लबूब सबा इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। तो जब भी कोई दवाई अकॉर्डिंग टू सीज़न, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू माहौल और मिजाज तजवीज़ होगी तो वो क्विक रिस्पॉन्स देगी और नो रिलैप्स, प्योर क्योर होगा। और जब भी दवाई सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दी जाएगी तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि हमारा जिस्म और रूह का मुरक्कब है, मिजाज रखता है। अगर हम सिर्फ डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं और ड्रग के मोड ऑफ एक्शन यानी फार्माकोडायनामिक्स को ही देख रहे हैं तो हम मेडिकल मैकेनिक्स तो हो सकते हैं, फिजिशियन नहीं हो सकते। जो कुछ कायनात में हो रहा है हम इसको तबैयात कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जो कुछ जिस्म में हो रहा है हम इसको फिजियोलॉजी कहते हैं, और जो इसको मॉनिटर करे और कोऑर्डिनेट करे वो फिजिशियन कहलाएगा। लिहाजा इस फिजिक्स और इस फिजियोलॉजी को कोऑर्डिनेट करने वाला और इसके थेरेपेटिक इफेक्ट लेने वाली ज़ात फिजिशियन है, क्योंकि जिस्म अस खुद एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हर तरह की ड्रग जिस्म खुद बनाता है, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, ग्लूकागॉन, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स। अब अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट से इन ओरिजिनल ड्रग्स को बढ़ाने या घटाने का काम लें तो ये फर्स्ट अल्टरनेट होंगे। स्टैंडर्ड ड्रग वो है जो जिस्म खुद तैयार करे, कुदरत खुद तैयार करे, और फर्स्ट अल्टरनेटिव वो है जो कुदरती चीज़ों से इन चीज़ों को कम या ज़्यादा किया जाए। और सेकंड अल्टरनेट ये है कि अगर हम सिंथेटिक चीज़ों से
इन वाइटामिन्स और इन नेचुरल ड्रग्स को अगर मॉडिफाई कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो इट विल बी द सेकंड अल्टरनेटिव विच विल क्रिएट द साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट्स। अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक फितरी मिजाज अता फरमाया और हर मिजाज की तस्कीन व बका के लिए निबातात पैदा फरमाए। ये निबातात हालत सेहत में हमारी ग़िज़ा और हालत मर्ज़ में हमारे दर्द का दरमा बनते। यही वजह है कि अक़वाम आलम आज फिर उस फितरी तरीका इलाज की तरफ लौट रहे हैं जो कुदरत का ही मुतय्यन करदा और सुन्नत रसूल से करीब तर है। हमारे मुआलिजीन इंसानियत को इस फितरी ज़िंदगी से हम आहंग करने के लिए हमदर्द ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे शब व रोज़ कोशा हैं। मैं आखिर में ममनून हूँ ख़ुसूसन मैडम सादिया राशिद, वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीबुल हसन साहब, रजिस्ट्रार डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब, मोहतरम डीन प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब और इंतज़ामिया को इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने अवामुन्नास के लिए और अवामुन्नास की रफ़ाए आमा के लिए इतना अहम कदम उठाया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।